आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने, पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने की धमकियां देने वाले भारत ने दरियाए रावी, दरियाए चिनाब, दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद दरियाए चिनाब, दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब आने का खदशा है। दरियाए जेलम में सैलाबी पानी खतरे के निशान से 21 फुट ऊपर हो गया है। इसी के पेश नजर सियालकोट, नारोवाल और लाहौर समेत 8 अजला में फौज तलब कर ली गई है, जबकि पंजाब भर के अस्पतालों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे, 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था, दे हैव बीन रिपेयर्ड। और टोटल जो सी हैं इस वक्त हमारी वहाँ पे 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलके। कादराबाद है, वहाँ पे ये फ्लो पहुँचेगा अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो उधर भी NDMA ने जो मकामी वहाँ पे हुकाम हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मुतला कर दिया है कि वहाँ से इनखला करवा लिया जाए। जो लोग रिवर सतलुज के फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं उनको अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुँचा दिया है। जो आने वाला स्पेल है 29 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक दोबारा इन्हीं इलाकों में मजीद बारिशें होने की भी तवक्को है, जिसके लिए एडवांस अलर्ट्स 2 से 4 दिन पहले PDMAs के साथ शेयर भी किए जा चुके हैं। आपाशी निजाम को बचाने के लिए दरियाए चिनाब पर हेड कादराबाद बंद को धमाके से उड़ा दिया गया है, क्योंकि मंडी भाउदीन के मकाम पर 9 लाख क्यूसेक का रेला आज दोपहर पहुंच गया था, जबकि आज सुबह 4 लाख क्यूसेक का रेला पहुंच पहले ही मंडी भाउदीन से गुजर चुका था। नाजरीन, इसके बाद खदशा था कि देहात के अलावा आबपाशी इंफ्रास्ट्रक्चर को सैलाबी पानी अपने साथ बहा ले जाएगा। हेड कादराबाद को बचाने के लिए मांगा के मकाम पर पाक फौज ने माइंस लगाकर बंद को उड़ाया। कल रात पंजाब हुकूमत और मकामी इंतजामिया ने सैलाबी रेलों के पेश नज़र कादराबाद शहर और देहात को खाली करने के अहकाम जारी कर दिए थे और ऐलानात भी कर दिए थे। आपको बताते चलें कि कादराबाद के अलावा दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले की वजह से गंडापुर सिंह पर भी 1,80,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कम अज कम 36 देहात में पानी आ चुका है, जबकि 70 देहात इस वक्त सैलाबी रेले की जद में हैं। दरियाए सतलुज के अलावा दरियाए रावी में भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा गया है। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, जबकि PDMA मुतनब्बे कर रही है कि अगले 48 घंटे रावी और चिनाब के लिए इंतहाई नाजुक हैं। आपको अपने स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स से कनेक्ट करते हैं और एक अपडेट लेते हैं इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सईद बट पसरूर सियालकोट से, हमारा साथ दे रहे हैं राजा माजिद वजीराबाद से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट गुलाम मुर्तज़ा बेग कसूर में मौजूद हैं और अजहर फारूक भावलपुर से हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में साबिक सूबाई वजीर मोहसिन लगारी साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूंगी, राजा माजिद, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, रेस्क्यू ऑपरेशन और सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक डिटेल्स बताइएगा। जी देखें, इस वक्त जो गुजरांवाला, वज़ीराबाद और इसके साथ से मुल्हिका जो सोहदरा है, सियालकोट है, डस्का है, अगर इनकी सूरत हाल की बात की जाए तो इंतहाई कशीदा है, क्योंकि गुजरांवाला क्योंकि दरिया चिनाब की जानिब से जो आने वाला रेला है, इसके बताया जा रहा है कि हेड कादराबाद जो जाके पहुंचा, वहां पर 9 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है उस हेड की, जहां पर जो है कि कैपेसिटी पूरी हो जाने के बाद जब जो उसे ब्लास्ट किया गया, 3 मकामात से 2 शगाफ जो है कि गुजरांवाला साइड की तरफ डाले गए और 1 शगाफ जो है कि वो डाला गया मंडी भाउदीन की तरफ, क्योंकि इस कदर पानी का रेला तेज़ है। 10.5 लाख क्यूसेक का रेला दरिया चिनाब से गुजर रहा है। इसी तरह जो हेड बराला से ये शुरू होता हुआ है, जो अब की बात अगर मैं बताऊं तो अब बताया गया है कमिश्नर गुजरांवाला की जानिब से कि 4.5 लाख का रेला जो है कि हेड बराला से गुजरता हुआ जो दरिया चिनाब पे है, वहाँ पर जब पहुँचता है तो वहाँ जाके मजमूई तौर पर इस सारे पानी का भाव तकरीबन 10.5 लाख होता है। इसी तरह जब हेड हान की पर पहुँचता है तो वहाँ पर जाके 10,50,000 से अबव कर जाता है।
इस हवाले से गुजरांवाला कमिश्नर का कहना था कि जब ये 11 लाख तक पहुंचेगा तो यहाँ पर भी शगाफ डाले जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये रेला जो है जो गुजर रहा है अभी तक इसकी कैपेसिटी वहाँ तक नहीं पहुँची, तो इसलिए इसे शगाफ नहीं डाला जाएगा, जिस वजह से जो दूसरी जानिब जो हेड कादराबाद है वहाँ पर 3 शगाफ डाले गए, जिससे बेशुमार गाँव भी मुतासर हुआ है, क्योंकि 10,000 क्यूसी का जो रेला था उन्हें डाइवर्ट किया गया था, जो कि अलीपुर चट्ठा और इसके अलावा शादियाँ गाँव की तरफ उन्हें मूव कर दिया गया था पानी को। अगर बात करें हम इंतजामात की, तो जो इंतजामात देखे गए, जो बाउंड्री लाइन है दरिया चिनाब, हेड मराला, हेड हान की और कादराबाद, इन तमाम की तरफ देखा जाए तो तमाम तर इंतजामी अमूर हमने जो देखे, कैंप जो है कि वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो पाक अफवाज के जवान हैं वो भी इनकी मदद के लिए पहुँचे हुए हैं। एवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि इसके मुल्हिका जो इलाके हैं तकरीबन 100 से ज़्यादा गांव जो है कि वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, लोगों के घरों में पानी है इस वक्त। इसके अलावा जो जानवर हैं उनके वो उन्हें लेके सुबह जब हमने इनके हालात देखे, सुबह तो वो लेके खुद ही अपने जानवरों को, अपने घर साजो सामान जितना कुछ भी था वो लेकर ऊंची जगह पर जो है कि जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है कि जो वक्त गुजरता गया, ज़िले इंसामिया, उसके बाद पाक अफवाज और दीगर जो हमारे इंसामी इदारे हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने एवैक्यूएट करना शुरू किया। लेकिन जो सूरत हाल इस तरह कशीदा भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये डस्का के पास जो है कि नाला पलकू है, उसके साथ नाला एक है और नाला बई है, ये बिफर चुके हैं। इनकी कैपेसिटी तकरीबन 10 से 25,000 के करीब है, लेकिन इतनी बुरी सूरत हाल है यहाँ पर, ये 50,000 के करीब क्यूसिक पानी नालों से गुजर है। और जैसा कि क्या लोगों को पेशगी इतला थी जो नुकसान अब हुआ है, ये एक पैनिक में हुआ है या लोग तैयारी पकड़ रहे थे? जी देखिए, इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलानात करवाए गए, महल्ले गाँव जाकर उन्हें बताया गया कि कंडीशन इस तरह है कि सैलाबी सूरत हाल बनती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ दरिया चिनाब में सुबह के वक्त जो जी गुज़श्ता रोज़ से ये तमाम जो है कि पेशगी इतलात दी जा रही थी, वार्न किया जा रहा था लोगों को। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब लोग अपने मूव नहीं थे कर रहे, तो ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, पाक अफवाज के जवान फिर उन्हें ज़बरदस्ती लेके आ रहे थे, क्योंकि पानी का बहाव इस कदर तेज़ था कि वो संभल नहीं था रहा, क्योंकि इसके साथ साथ जो नाले थे वो बिफर चुके थे। सियालकोट की बुरी सूरत हाल है। इस वक्त मैं वज़ीराबाद में मौजूद हूँ, शहर में मौजूद हूँ। मेरे इसके मुल्हिका जो गलियाँ हैं वो पानियों से भरी हुई हैं। ये कचहरी रोड है, ये जो वज़ीराबाद का है, यहाँ पर पानी आना, इसका मतलब है कि जो पानी की सतह है वो इंतहाई बुलंद है। और बिल्कुल इसके साथ साथ मुल्हिका जो दरिया चिनाब चल रहा है, वहाँ पर 10.5 लाख का रेला गुजर रहा है जो हेड हान की पर पहुंचेगा, उसके बाद और आगे से कादराबाद की तरफ से होता हुआ। बेग साहब, आप कसूर में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल का खदशा तो पंजाब में था। अभी जिस तरह बता रहे हैं माजिद के गुज़िश्ता रोज उधर काम शुरू हुआ है, आप जहां मौजूद हैं वहां पर इंतजामिया ने ऐलानात कब शुरू कर दिए थे, कब काम शुरू कर दिया था? पेशगी इक़दामात और मुतहर्रिक होना आपको कब देखने को मिला? जी मैडम, कसूर की अगर बात की जाए तो दरिया सतलुज में मैडम इस वक्त जो सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। इस वक्त जो है वो हेड गंडा सिंह के मुकाम पर जो पानी की सतह है वो 23 फुट तक जा पहुंची है और इस वक्त जो पानी का यहाँ पे बहाव है वो 2,65,000 क्यूसिक का रेला यहाँ तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजर है। यहाँ दर्जनों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। ज़िली इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया भी यहाँ पे हाई अलर्ट नज़र आ रही है। इन इहलाक का अमल भी तेज़ कर दिया गया है। यहाँ हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो ज़िली इंतज़ामिया ने पुलिस और जो है वो पाक फ़ौज की जो है वो मदद भी तलब कर रही है। यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन कबल तो देहाती जो है अपने मकान और अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ पे ये भी मैं क्लियर करूँ कि हर साल जो है वो चूँकि दरिया सतलुज में सैलाब आता है लेकिन इस शिद्दत का नहीं आता है, तो ये लोगों के ज़हन में यही बात थी कि इस पानी आएगा और हम अपने घर बार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब पानी का जब बहाव तेज़ हुआ है तो आज जो है वो इन इहलाक का अमल भी तेज़ कर दिया गया है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी अब जो है यहाँ से मूव कर रहे हैं और महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया भी जो है वो अब दरिया के पार जो है वो जाने के लिए किसी को ट्रांसपोर्टेशन मुहैया नहीं कर रही है। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि अब लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ उनको जो है वो एवैक्यूएट किया जाएगा। ज़िली इंतज़ामिया के साथ साथ जो है वो पाक फ़ौज और पुलिस भी अब ज़बरदस्ती जो है वो लोगों को यहाँ इन्हलाक करवा रही है। मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो
बोट के अंदर जो है वो लाउड स्पीकर के ज़रिए भी लोगों को यहाँ से मूव करवाया जा रहा है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करवाया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया के अब तक 22 के करीब जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जहाँ से जो है वो सैलाब मुतासरा जो लोगों को वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। अभी तक की जो दादोशुमार के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने जो ह्यूमन एवैक्यूएशन की है उसके मुताबिक जो है वो 5000 से ज़ायद जो है वो ह्यूमन एवैक्यूएशन है और एनिमल एवैक्यूएशन जो है वो 3500 के करीब जो है वो माल मवेशी हैं जो जिनको एवैक्यूएट किया गया है। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे कबल जो है वो 2023 में जो है वो तारीख का बुलंद तरीन जो है वो सैलाब आया था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे। अभी जो सूरत हाल के मुताबिक है जो 2,65,000 क्यूसेक का रेला है, जबकि 2023 में 2,80,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से गुजरा था, जिससे काफ़ी जो है नुकसान हुए थे। लेकिन इतलात मसूल हो रही हैं कि अभी मज़ीद जो है वो भारत की जानब से भी जो है वो पानी छोड़े जाने की इतलात हैं, जिससे जो है वो 2023 से भी ज़्यादा जो है वो शिद्दत का सैलाब और उससे भी ज़्यादा ईस्टर्न रिवर्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सके, हमारे तो ये अब यू नो नोबडी कैन डिक्टेट टू नेचर। मगर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों क्लाउड बर्स्ट के बाद जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, अतर फारूक साहब भावलपुर का बताइए, वो कह रहे हैं कसूर में लोगों की रेजिस्टेंस भी थी, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे। भावलपुर में क्या सूरत हाल है? अभी इंतजामिया जो है वो चंद हफ्तों पहले से मुतहर्रिक है या रातों रात ही मुतहर्रिक हुई है, और अभी क्या सूरत हाल है? पेशगी इक़दाम के हवाले से भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, भावलपुर की अगर हम बात करें तो भावलपुर की इंतजामिया गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से जो है मुतहर्रिक है, हाई अलर्ट पर है। और इस मुतहर्रिक में सिंपली जो हमारे मसाजिद में जाकर इलाकों के जो नशेबी इलाके हैं, जो दरिया के किनारों पर आबादी हैं, वहाँ पर अनाउंसमेंट कराई जा रही है, ऐलानात कराए जा रहे हैं कि आप अपने घर खाली करा लिए जाए। ताहम मकामी अफराद जो हैं वो आज भी बाजिद हैं कि भी अभी हम इंतज़ार करेंगे, और जैसे जैसे हिफाजती बंद ये पानी तोड़ता हुआ, जिसको हम जिम्मेदारा बंद कहते हैं, जो लोगों ने अपनी मदद के तहत बनाए हुए थे, जैसे जैसे कोई बंद टूटता है तो आबादी वहां से अपनी मदद के तहत भी निकल रही है। और इस वक्त 200 से ज्यादा अफराद जो है रेस्क्यू 1112 ने भी जो है उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। ताहम सरकारी तौर पर इस दफा जो है किसी को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं दी जा रही। यहाँ पर लोग अपनी मदद के तहत ही शिफ्ट हो रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि अभी भी दरिया के इलाकों को, आज भी मैंने विजिट किया है तो आबादी सारी ही दरियाई इलाकों में बैठी हुई है। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है उसके साथ साथ वो लोग शिफ्ट होते हैं। उनका कहना यह है कि हमारी जो है ना ज़रूरी फसलें तो तबाह हो रही हैं, तो हम बाकी जो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें बचा लें। इस दफ़ा अगर हम इंतजामिया की बात करें तो अभी तक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी फ्लड रिलीफ कैंप जो है अभी तक नहीं लगाया गया। हाँ, रेस्क्यू 1112 के जो हैं कुछ फ्लड पोस्ट जो हैं वो हैं और उनके जवान काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं बहावलपुर की बात बताऊं तो जिला इंतजामिया ने जो इस वक्त इस फ्लड के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है उसके तहत 27 जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाने का जो है यहाँ पर प्रोग्राम है। और यहाँ पर रेस्क्यू फ्लड पॉइंट जो होंगे वो 18 चेक पोस्टें होंगी। और यहाँ बहावलपुर के इलाके की अगर हम बात करें तो मुमकिना तौर पर ये जो हाई फ्लड जैसे ही रेला यकम से 3 सितंबर तक बहावलपुर में दाखिल होता है तो सिटी और सदर के 36 जो है बस्तियां और इलाके जो है वो मुतासर होंगे। और अगर यही हाई फ्लड जो है मुकम्मल बहावलपुर को टच करता है तो फिर यहाँ 113 मौजाजात और बस्तियां जो हैं वो मुतासर होंगी। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 1,70,542 के करीब बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अफराद जो है वो मुतासर होने डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतर फारूक, राजा माजिद, गुलाम मुर्तजा बेग हमारे साथ मौजूद है। सियालकोट से भी अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले मोहसिन लगारी साहब, आप पाकिस्तान के आपाशी के निज़ाम पर काम कर चुके हैं, अब इस वक्त सैलाब पर नजर भी रखे हुए हैं। खसूसी तौर पे मुझे पता लगा है कि आप इस्लामाबाद भी पहुंचे हैं, आपसे भी गुफ्तशनीद की है बड़े बड़ों ने। सो मुझे बताइए कि हेडवर्क्स और बिराजेस को सैलाब से अभी कितना खतरा है, क्योंकि हेड मराला पर 2 बंद जो है वो बारूद से उड़ा दिए गए, लगाकर उड़ा दिए गए, और फिर दरियाए सुतलेज, रावी, चिनाब पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। लाखों क्यूसेक के रेले जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहे हैं, जिस तरह हम अपडेट्स भी ले रहे हैं। ये तो हमारे आपाशी निज़ाम को तबाह कर देंगे लगारी साहब। मेहर बीबी जो ये कह रहे हैं कि बंदों को तोड़ दिया गया है, बंदों को इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि अगर आपका वो जो स्ट्रक्चर है, जो आपका बैराज या ब्रिज है,
वो ना टूटे। अगर बैराज टूट जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और जो सारा इलाका उस बैराज से पानी पीता होगा वो कई फसलों के लिए उससे पानी नहीं दिया जा सकेगा जब तक वो बनता है। तो जब ये इनको बंधों को तोड़ दिया जाता है ताकि पानी का जोर जो है वो बैराजेस की बजाय पानी का जोर हट जाए, और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे तो नुकसान होगा लेकिन वो एक फसल का नुकसान होगा, रादर देन के बैराज उड़ जाए, बैराज टूट जाए और फिर कई सालों तक वो दोबारा बनाने में उसमें एक वसी इलाका जो है वो उससे मुतासिर। ठीक है, हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं सियालकोट से। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा कि क्या अपडेट है आपके पास, क्या नुकसानात हुए हैं, रिलीफ के इकदाम जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये सियालकोट की तारीख जो सबसे ज्यादा जो सैलानी सूरत पैदा हुई वो होती यहाँ पर जो सियालकोट सिटी है, यहाँ पर जो बारिश हुई है 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो तारीख में पहली दफा जो बारिश रिकॉर्ड हुई है। सियालकोट का शहर जो है ना वो सैलाबी सूरत पैदा हुई, जो बाजार थे, जो रोड थे, लोगों के घर थे, लोगों की फैक्ट्रियां थी, क्योंकि ये सस्ती शहर है। इस वाले से जितना भी ये सियालकोट का इतना हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा था, लोगों के घरों का जो सूरत हाल थी, हर लोगों के सियालकोट के जो कैंडिडेट है वो भी पहली दफा सूरत हाल पर वहाँ पर पानी जो है ना वो देखने में नजर आया। अभी भी जो इंतजामिया की तरफ से रिलीफ कैंप तो कैंप किए गया, लेकिन अभी भी जो रंगपुरा सियालकोट का वहाँ से अभी भी पानी भरा है। यहाँ पर आज जो इंतजामिया ने हमें बताया कि जो नाला एक है सियालकोट से गुजरता है, वहाँ पर जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, जब तक वो तो सियालकोट जो शहर है उसमें बेहतरी नहीं आएगी। दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं जो तहसील कसरूर है, वो जो भारत से आने वाला जो नाला डेक है उसमें तरीफी तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा 80,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरा है, जो तमाम एरिया है उसको तबाह कर दिया। 80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है। थैंक यू भट्ट साहब, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बराए मेहरबानी प्लीज़ रेजिस्ट ना कीजिए, अगर आपको इंतज़ामिया कह रही है एवैक्यूएट करें, निकलें तो निकलिए, ना रेजिस्ट कीजिए। लगारी साहब, भारत को ब्लेम किया जा रहा है, एंड आई अंडरस्टैंड इट्स ईजी टू डू दैट एंड इट सेल्स, बट रियली रावी और सतलुज में पानी आ गया, एज आई सेड, नेचर टेक्स इट्स कोर्स। इज इट फेयर टू ब्लेम इंडिया entirely? नहीं, we can't blame India. I'll be not going to be popular for me to be saying this, लेकिन इंडिया का जिस वक्त उनके डैम्स फिल अप हो गए तो उस पानी ने नेचुरली कहाँ जाना है? कुदरत का एक निज़ाम है ना, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर से ये दरिया चल रहे हैं, इनके अंदर पानी आता था। हमने 1960 के अंदर एक चीज़ आपस में तय कर ली कि ये वाले दरिया उनके हैं और वो बाकी वेस्टर्न दरिया हमारे हैं। अब जब वो ईस्टर्न दरिया में पानी ज़्यादा आएगा और सतलुज के अंदर अगर पानी ज़्यादा आ रहा है तो इंडिया उसको अपने बैराजेस के अंदर, अपने डैम्स के अंदर रोकेगा। जब उनके डैम फिल हो जाएंगे तो उस पानी को आखिर आगे आना है। कुदरत का निजाम इसी लोअर रिपेरियन है तो आप ही के पास आना है, तो उसने भी छोड़ना है, वो क्या करे, वरना बूंद बूंद तो हर कोई पकड़े ना। क्योंकि हम बहुत बहस करते हैं कि हमने डैम्स क्यों नहीं बनाए, जेलम इंडस तक तो दैट्स अ डिस्कशन वर्थ हैविंग। वी कांट हैव दैट डिस्कशन टुडे। सतलुज पे वी कांट रियली हैव अ डैम। चिनाब और सतलुज पे दोनों ही नहीं बना सकते ना, रावी पे भी कोई ऐसी ज्योग्राफी नहीं है। तो लगारी साहब, आज जो हालात हैं, दिस इज सिंगुलरली एक आफत है जिससे आप हम कुछ कर सकते थे, यानी हम कर सकते थे, हम बिल्कुल कर सकते थे। जब पानी आ रहा है, ये तो नहीं कि एकदम पानी आया है, ये वेदर पैटर्न्स कब से बन रहे हैं, तो जो लोग दरिया के अंदर इंक्रोच अपॉन करके बैठे हुए हैं उनको हमें वहाँ से हटा देना चाहिए। गैर कानूनी तामीरात सारी, मतलब है जो लोग भी इंक्रोच किया हुआ दरिया के रास्ते में, देखें दरिया का रास्ता है ना, दरिया गर्मियों में फैल जाता है, पानी उसमें ज़्यादा आता है, और सर्दियों में वो सुकड़ जाता है, थोड़ा पानी होता है उसमें। तो जब उसमें थोड़ा पानी होता है तो लोग उसके अंदर आके ड्वेलिंग्स बना लेते हैं, उसके अंदर अपनी काश्तकारी करना शुरू कर सकते हैं। सतलुज और रावी के सिलसिले में ये है कि क्योंकि उनमें पानी आता ही कभी कभी है, तो वी अज्यूम्ड के यहाँ पे अब नहीं आएगा पानी, और हमने वहाँ पे पक्की आबादियाँ कर ली हुई हैं। तो जब ये पानी आता, दरिया अपना रास्ता, दरिया अपना डोमेन मांग रहा है। हम इंसानों ने दरिया के डोमेन के अंदर इंक्रोचमेंट की हुई थी, और इसके अंदर आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आबादियाँ हैं,
गरीब लोग या मुस्कुरा क्यों दिए सर? मैं कुछ दोस्त यार तो नहीं याद आ गए? नहीं, हम लोग कर रहे हैं ना मेरी बहन, ये चीज़ें हम कर रहे हैं ना। अभी आप देखें लाहौर के साथ साथ देखें हमने रिवर फ्रंट कितनी ज़्यादा हमने डेवलपमेंट, ये अर्बन जो हम कर रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, कॉलोनीज बन रही हैं। रावी के करीब तो सर बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी हो रही हैं। रावी के करीब नहीं, रावी के पुराना जो उसका रास्ता है उसके अंदर कर रहे हैं हम। तो अब दरिया अपना नेचर अपना रास्ता मांग रहा है। इसी तरह आपने देखा होगा सवात और वहाँ पे जो हो रहा है, हमने दरिया के अंदर वो होटल, बिकॉज व्यू बड़ा मज़ेदार है, रिवर फ्रंट है, उसके हम प्रीमियम प्राइसेस लेते हैं लोगों से, जी आपको व्यू अच्छा दे रहे हैं, तो दरिया के अंदर आए हुए ना। तो आप कह रहे हैं कि भारत को भी इंटायरली ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने तई हमारे पास बहुत से काम थे करने को, जो गुज़िश्ता रोज़ या 2 हफ्ते पहले नहीं। वेदर पैटर्न्स एकदम नहीं बनते, वेदर पैटर्न्स बन रहे थे हमारे अपने जो हैं NDMA वगैरह की वार्निंग्स आ रही थी कि एक्सेसिव रेन्स आ रही हैं। इन पानियों के बारे में बताया जा रहा था। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि वो हमें प्रिडिक्ट कर देते हैं। हुकूमतें सो रही थी ना सर, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हुकूमतें सो रही थी, वरना तो बहुत से लोग इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो अब ये तमाम तर जो नुकसान हुआ है, जानी माली हर किस्म का, इसकी जिम्मेदार हुकूमतें हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपको इस रेजिस्टेंस के बावजूद भी समझाएं कि अब ये नहीं, इधर ये रेट ऑफ द स्टेट यही तो होती है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ कानून किसी तरीके से तोड़ा जा रहा है तो उस पर अमल दरामद कराना। हमारे पंजाब का जो है रिवर प्लेन्स एक्ट है बाकायदा, एक जो कहता है कि दरिया के अंदर कोई पक्की आबादी नहीं बन सकती। बाकायदा कानून है हमारा, उस पर अमल दरामद ना करे तो और है। हमारा जो रिवर्स एंड इरिगेशन एंड कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 2023 जो हमने पिछली दफ़ा बनाया, उसके अंदर भी वाज़े ये लिखा हुआ है कि दरिया के अंदर आप जाके नहीं कर सकते जो दरिया का रास्ता। सर आपने अभी ये कहा कि भारत तो अपना बूंद बूंद पानी बचाएगा, तो हमें भी तो पानी को अगर आ रहा है नीचे हमें भी रखना है। छोटे छोटे डैम्स तो बन सकते थे, वो काम भी नहीं हुआ सर। ऑन द साइड जिधर झेलम और इंडस पे कर सकते थे। फिर मैं कहूँ कि डैम्स एक लंबा होता है बहुत, एक इसके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया के अंदर। हम थाईलैंड के बारे में अगर देखें तो वहाँ पे छोटे छोटे वो स्टोरेजेस बनाते जाते हैं जिनको वो मंकी चीक डैम्स कहते हैं। मंकी चीक बंदर को अगर आप ज़्यादा मतलब खाता है वो, तो वो अपने मंकी चीक्स में रख लेता है और फिर जब उसको भूख लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता चीक्स में से वो निकाल के तो इसी तरह दरिया के साथ हम छोटे छोटे ये स्टोरेजेस बना सकते हैं जो कि इतने महंगे भी नहीं होंगे और जल्दी भी बनेंगे। तो जब ज़्यादा पानी आता है तो हम उन छोटे छोटे मंकी चीक्स वाले जो हैं, चीक्स वाली स्टोरेज, और फिर उसको हम उसको इस्तेमाल करें। मगर we've never really looked at these things। जब आप किसी से होता ये है कि जब नॉर्मल रूटीन चल रही होती है तो हम समझते हैं नॉर्मल ही चलती रहेगी। तो हम नहीं फिक्र करते कि जब नेचर या सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे तो उसको हम क्या करेंगे। और ये अभी मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ और सब लोगों से जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी ये कह रहा हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ें अब बढ़ती जाएंगी। आप देखें इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले होता था 10 साल बाद, 12 साल बाद, 8 साल बाद कभी, अब देख रहे हैं हर साल ये हो रहा है। बारिशों का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। मॉनसून अर्ली आ रहे हैं, लॉन्गर आ रहे क्लाउड बर्स्ट जैसे, हीट स्पेल्स आ रही हैं लंबी लंबी। ग्लेशियर मेल्टिंग के ऊपर सर इतनी ज्यादा काम शुरू हो गया है। जब हीट आएंगी, हीट स्पेल्स ज़्यादा आएंगी तो ग्लेशियर तेजी से मेल्ट करेंगे। जब ग्लेशियर तेजी से मेल्ट करेंगे तो पानी ने नीचे आना है। जब वो ग्लेशियर मेल्ट लेके आएगा तो सिर्फ पानी नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारी सिल्ट होगी, उसके साथ सर अभी ये अहम तरीन मौका है कि जब अब सिंध को कमर कसनी चाहिए, राइट नाउ, कि अब दिस इज हेडेड टुवर्ड्स देम। यस ये काम जो हमें पंजाब में नहीं देखा, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं देखा। हम लोगों ने नी जर्क रिएक्शन देखा कि भाई आप रिलीफ के लिए सब मुतहर्रिक हो गए, मगर बहुत एडवांस के अंदर तैयारी करना, गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करना, ममनुआ इलाकों को क्लियर कराना, डिफॉरेस्टेशन तो एक लॉन्ग टर्म हमारा आई थिंक एक पानी को रास्ता देना है। पानी को रास्ता देना है। कुदरत के साथ आप नहीं लड़ सकते, आप नहीं लड़ सकते। नहीं, मोदी नहीं लड़ सका, धमकियां देते बिल्कुल मोदी की तो ये धमकियां थी ना कि एक एक बूंद को पाकिस्तान तरसेगा। और अब देखें ये वो तो वेस्टर्न रिवर्स की बात कर रहा था, ईस्टर्न रिवर्स जो कि पूरे हिंदुस्तान का ही, जिन पे मुआहदे के तहत था कि वहां से इतना सारा पानी आ रहा है। सो कुदरत के साथ नहीं लड़ा जा सकता, मगर तैयारी जरूर की जा सकती है। तैयार वही तो, आप उसके लिए तैयार रहें, कुदरत को पानी को रास्ता दें। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। अहम तरीन बात की है मोहसिन लगारी साहब ने कि ये गुज़िश्ता रोज़ 2 हफ्ते 3 हफ्ते का काम नहीं, नी जर्क रिएक्शंस रेस्क्यू के जो हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में देखे हैं, ये एक बहुत डिसमल परफॉर्मेंस है हुकूमतों की। रियासत को वेल इन एडवांस, मे बी इफ़ नॉट ईयर्स, मंथ्स इन एडवांस ये काम करना चाहिए।
कल की अहम तरीन मुलाकात के बाद, इमरान खान के अहकामात के बाद तहरीक इंसाफ ने अहम तरीन फैसले ले लिए हैं जो सियासी हैयत तब्दील करने जा रहे हैं। और इसी पैगाम के साथ अहम तरीन पैगाम इमरान खान का भी, जिसके अंदर उनकी तहरीक में शिद्दत लाने के वो ख्वाहां तो हो सकते हैं, लेकिन क्या ये बोझ उनकी जमात उठा सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 12/9 से जब फैसला हो गया था आपकी पॉलिटिकल कमेटी में, तो अक्सरियत ने खान साहब के रेफरल पर फैसला तब्दील कैसे कर लिया है सर? ये कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी है आपकी? सेंस ऑफ द हाउस ऐसे ही तब्दील हो जाता है सर के ऑर्डर आया खान का, आप लोगों ने फैसला तब्दील कर लिया? नहीं, ऑर्डर नहीं आया, बिल्कुल आपको किसी ने गलत बताया है। ऑर्डर नहीं आया, मामला हमारे सुपुर्द किया गया था। हमने आपस में जिस वक़्त रात डिस्कशन की 4.5 घंटे की, तो अगर अंडर से ऑर्डर पे ही करना होता तो हमें लेट नाइट 4:30 बजे तक बैठने की ज़रूरत नहीं थी। 2:30 बजे एलानिया जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। द मीटिंग स्टार्टेड एट 9 और हमने 2:30 के ऊपर जाके ऑलमोस्ट एलानिया दिया, तो देयर वाज़ प्रॉपर डिस्कशंस। खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने देखें 2 दिन से तमाशे चल रहे थे सोशल मीडिया पे, सियासी कमेटी ऐसे, सियासी कमेटी ऐसे। तो खान साहब ने ये मामला दोबारा सियासी कमेटी को भेज के उन सब लोगों को शट अप कॉल दी कि ये सियासी जमात है और इसमें चीज़ें मुशावरत से होती हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग नॉन डेमोक्रेटिक, इट वाज़ सेंट टू द हाईएस्ट फोरम बाय द चेयरमैन इमरान खान साहब हिमसेल्फ। इट्स फाइन, इसमें तो कोई गैर, जब हम सारे एक बात पे एग्री कर जाएं, आर्गुमेंट्स पे एक दूसरे के साथ कन्विंस करने के बाद, तो उसको तो आप नॉन डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते मेरी बहन। देखिए, जब पिछली दफा वोटिंग हुई तो उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद नहीं थे। उस वोटिंग में चेयरमैन बैरिस्टर साहब भी मौजूद नहीं थे। उस वोटिंग के होने से उस मीटिंग में जो बाद में कन्वीन कर रहे थे शमीम नकवी साहब, उनको भी जाना पड़ा। रऊफ हसन साहब आ गए, बहुत से लोग, तो बहुत सी चीजें ऐसी थी। फिर डिस्कशन में एक और तरह की तेजी थी। तो जो कल मीटिंग हुई है, जब खान साहब ने इसको दोबारा कल रात रेफर किया, तो बड़े एहतमाम के साथ 3-4 घंटे की मीटिंग हुई। उसमें दोबारा जब सेंस ऑफ द हाउस लिया गया और फिर यही फैसला हुआ कि ये इलेक्शन हमने नहीं लड़ना है। तो वो करके उसमें ये डिस्कशन भी हुई रिगार्डिंग इस्तीफे। डिस्कशन की जरूरत नहीं थी। खान साहब की क्लियर डायरेक्शन आ गई थी कि हमने रिजाइन करना है और हमने सिर्फ उसको बिल्कुल उसको वेलकम भी किया, उसकी तौसीक की कि बिल्कुल खान साहब का हुक्म जो है वो फौरी इस पे अमल दरामद होना चाहिए। वो भी हो गया। शेख साहब, क्या पीटीआई ये फैसला अमली तौर पे पार्लियामेंट से बाहर निकलने की राह हमवार कर रही है इस फैसले के तहत? क्योंकि ऑपोजिशन लीडर्स के नामों की भी नामजदगी आपने अपनी जमात से नहीं की, बाहर से की है। तो इस फैसले के पीछे भी जो मुहर्रकात हैं वो पार्लियामेंट से खुद साख्ता बेदखली की तरफ इशारा दे रहे हैं। सो विल यू बी रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट? इट कैन बी एक्सरसाइज व्हेनेवर खान साहब विल गिव अस द डायरेक्शन। देखिए जी, बात ये है कि बेदखली खुद साख्ता, अभी मेरे ख्याल में हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। वो चीज़ें जब आएंगी ज़रूर उसके ऊपर वो करेंगे। इत्तेहाद को स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा माजी में इत्तेहाद हुए हैं, जमातें इकट्ठी होती हैं और किसी छोटी जमात, कोई बेनज़ीर साहिबा को देख लें, साहबजादा नसरुल्लाह साहब, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, नवाज शरीफ को देख लें, मौलाना फजलुर रहमान, वो इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं है, बड़ी पार्टियों ने आगे लगाया था उनको। हमारे पास जो इस वक्त जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमने इत्तेहाद का उनको बनाया चेयरमैन, और खान साहब ये समझते हैं कि उस इत्तेहाद को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि इत्तेहाद के लीडर को चेयर जो है सर देखिए, एक रेजिस्टेंस तो बहरहाल दिख रही है आप लोगों की एमएनएज और सेनेटर्स के अंदर। अब स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे देने पे भी यकीनन बहस हुई होगी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा वो तो खान की क्लियर डायरेक्शन आ गई थी, मगर फिर भी किसी ने अपना वो क्या कहना चाहिए गम गलत किया, या कोई डिस्कशन के अंदर लोगों ने जरूर बात की, पर उसमें बड़ा एक वैलिड आर्गुमेंट है। देखें, हमारे लिए मेहर बहन सबसे अहम तरीन कमेटी, हमारे हालात देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे लिए सबसे अहम तरीन कमेटी कौन सी? ह्यूमन राइट्स कमेटी, जिसके लास्ट टाइम कौन थे चेयरपर्सन? बिलावल भुट्टो साहब। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन अब्यूज इस पार्टी के साथ हो रही है, हमारे लिए तो अहम तरीन कमेटी वो थी, पीएफसी नहीं थी। ठीक है जी। अच्छा, उस कमेटी के साथ क्या हुआ पता आपको? उस कमेटी के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को मीटिंग होल्ड नहीं करने की इजाजत थी। वो एजेंडा निकालते थे और एजेंडा कैंसिल कर दिया जाता था सेक्रेटेरिएट की तरफ से। वो अफसरान को बुलाते थे, अफसरान आते नहीं थे, वो डायरेक्शन देते थे, डायरेक्शन पे अमल दरामद नहीं होता था। यहां तक हुआ
कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के सेक्रेटरी ने हाथ जोड़ दिया आके साहबजादा हामिद रजा के आगे कि मेरा तबादला करा दें, आई एम अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। एक तरफ मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं, दूसरी तरफ मुझे अगले करने नहीं देते। आप मेहरबानी करें मुझसे जान छुड़ाएं या मैं खुद चला जाऊंगा, मगर आप मेहरबानी करें आप मुझे फारिग कर दें ताकि मेरी नौकरी भी बच जाए कि आप मुझे कह दें कि ये मुझे नहीं चाहिए। एजेंडा इशू हुआ चेयरमैन का, सेक्रेटेरिएट कैंसिल कर दे, इशू हुआ एजेंडा। कैन यू इमेजिन? एजेंडे को रिवाइज किया जाए। कैन यू इमेजिन? इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली। साहबजादा हामिद रजा डिस्क्वालीफाई हो गए, ना काम करती हुई कमेटी से वो गए। राय हसन नवाज साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रेलवे के चेयरपर्सन थे वो थे। एक कमेटी हमारी ऑलरेडी खाली हुई थी, उसके ऊपर आदिल बजई का नाम था, उस पर इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 9-10 महीने जो इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें जो अपोजिशन का नाम था, वो आपको याद है कि उस नाम के ऊपर मेरे नाम की वजह से 10 महीने उसको लटकाए रखा। फिर इन्होंने आगे उसको कहने का मकसद है कुछ निकल नहीं रहा था बीच में से, तो people are taking it as a first step and it might be the first step, but yes, लोगों की तरफ से बड़ी सख्त तनकीद हो रही थी कि जी आप जो आपके चेयरमैन है, ऑब्वियसली मैं तो चेयरमैन नहीं था, उनके पास सरकारी गाड़ियां हैं, दफातर हैं, और एक तरफ ये हमारे साथ हो रहा है। अगर आप उन कमेटीज के अंदर ह्यूमन राइट्स कमेटी या पीएसी में को करप्शन के स्कैंडल्स या इन मामलात को से आप चीजों को आगे वो नहीं कर सक रहे तो छोड़ दें। फिर तो आई थिंक खान वाज राइटली he took the right decision and I think we should have done it। मैंने तो आप बहुत पहले भी कहा था कि हमें निकल आना चाहिए, मैंने खुद कहा था 2-3 महीने पहले। फिर रही साहब की तरफ से भी यही सजेशन आई और खान साहब के पास ये पिछले 3-4 महीने से चीजें चल रही थी and he did the right thing and हम पाबंद हैं इसके। जी मैंने तो कल रात को ही मेंबरशिप से वो रिजाइन वो कर। जी सर, आजम स्वाति का बता दीजिएगा, बड़े कंट्रोवर्शियल थे, उनको नामजद कर दिया, अब अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम दे दिया खान साहब ने, इसके क्या मुहरकात हैं? जी मेरे ख्याल में वो खान साहब ने ये का जो ज़हन में जो बात थी जो हमारे सामने आई है, ज़राए से मुराद वही जो हमारे दोस्त अंदर जाते हैं जिनके साथ बात हुई। खान साहब समझ रहे थे कि जब हमें एक ऐसे लोग चाहिए जो हार्ड लाइन लें, जो कि हकायक बयान करें, जो सख्ती से बयान कर सकें और डरे ना या उन पर हाथ डालना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो। वो यही समझते हैं कि वो क्योंकि अपनी जमात से एक मजहबी जमात के रहनुमा हैं, मजहबी सियासी जमात के, तो और उनकी लाइन बड़ी क्लियर रही है, तो जो आजम स्वाति साहब हैं इनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, इनकी ज़ात के लिए भी, और शायद फिर इनकी मूवमेंट, इनके ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा है। जब हुकूमत ये देखे कि ये ज़्यादा बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर बात नहीं करेगा तो केड़ी गल दा अपोजिशन लीडर, तो फिर हो सकता है इनकी ज़मानतें कैंसिल हो जाएं, फिर इनका मूवमेंट, तो इसलिए उन्होंने फिर इस तनाजुर में, वरना वो निहायत एहतराम करते हैं आजम स्वाति साहब का एंड ही हैज लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम एंड इवन इस डिसीजन के बाद उन्होंने उनके लिए जो मैसेजेस भेजे हैं उन्होंने उसमें खसूसन अहमद चट्टा, बच्चर साहब और आजम स्वाति साहब की बहुत तारीफ की है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि इमरान खान चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर से सख्त नाला हैं, उनको हदायत जारी कर रहे हैं कि फिल फौर मुझसे आके मिला जाए, और इस हवाले से खबर ये है कि गंडापुर साहब ने एक और पिटिशन अदालत में दायर कर दी है कि उनकी मुलाकात की राह हमवार की जाए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।